India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार के तहत हाईकोर्ट सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति के समान ट्रायल कोर्ट में दायर मुकदमे को वर्जित घोषित कर सकते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीर्षक घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा खारिज कर दिया गया। अनुच्छेद 227 हाईकोर्ट को अपने क्षेत्रीय अधिकार के तहत सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति देता है। हाईकोर्ट के समक्ष संपत्ति के मुकदमे में प्रतिवादियों ने मूल वाद को इस आधार पर निरस्त करने की मांग करते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की कि बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत वाद अर्जित है। वादीगण ने 3 पारिवारिक संपत्तियों के स्वामित्व की घोषणा और साथ ही प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट में वाद दायर किया। हाईकोर्ट ने वाद में दिए गए कथनों का हवाला देते हुए वाद को वर्जित घोषित किया। खंडपीठ ने उल्लेख किया है कि अनुच्छेद 227 के तहत अपने पुनर्विचार पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के तहत हाईकोर्ट ने माना है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर मूल वाद वर्जित है। खंडपीठ ने कहा कि अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट ने अनिवार्य रूप से सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया। आदेश 7 नियम 11 के अनुसार सीपीसी वाद को खारिज करने के आधार पर निर्धारित करता है। नियम 11D में कहा गया है कि वाद तब खारिज किया जाएगा जब वाद किसी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है। इस सब पर विचार करते हुए खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट बी प्रभाकर से अनुरोध किया कि वे न्यायालय की सहायता करें कि क्या कानून में ऐसा कोई रास्ता अपनाया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि 15 फरवरी को भगदड़ जो हुई थी उस मामले से जुड़ी हुई ये पूरी खबर है। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को भगदड़ हुई थी, इस संबंध में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता अनंत लीगल ट्रस्ट ने दावा किया है कि सभी मौतों का हिसाब नहीं लगाया गया और कई परिवारों को मुआवजा दिया जाना बाकी है। जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस पी के मिश्रा की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भगदड़ की घटनाएं बार बार हो रही है। रेलवे ने लोगों को अपलोड किए जा रहे वीडियो हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। 200 लोग मारे गए। खंडपीठ ने कहा कि प्रभावित व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जस्टिस मिश्रा ने टिप्पणी की है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके परिवार के सदस्य को अनुग्रह राशि नहीं मिली है तो वे संपर्क कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरा नाम सूची में नहीं है। क्या आपके सामने ऐसी कोई घटना आई है ताकि हम आपकी बात को समझ सकें। और 200 लोग मारे गए हैं लेकिन केवल 50 का ही पता चला है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वीडियो में और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हैं जो दिखाते हैं कि मरने वालों की संख्या अधिक थी। हालांकि खंडपीठ ने मामले पर विचार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की।
और अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर 2 महिला न्यायिक अधिकारियों की आपको बता दें कि पूरी तरह से जो बर्खास्तगी है उसको निरस्त यानी कि रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रदर्शन का आकलन करते हुए उनके सामने आने वाली जेंडर विशिष्ट कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील होने के महत्व को रेखांकित किया है। जस्टिस पीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि जेंडर खराब प्रदर्शन के लिए बचाव नहीं है, लेकिन ये गंभीर स्थिति है जो कुछ समय के लिए समग्र निर्णय लेने और महिला न्यायिक अधिकारियों के कद पर असर डाल सकती है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों में से एक को अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान गर्भपात से गुजरना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर शारीरिक दर्द और मनोवैज्ञानिक तनाव हुआ। गर्भपात एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, जिससे कलंक, अलगाव और अपनी पहचान को चुनौती देने की भावना पैदा होती है। इसके अलावा उसके भाई को रक्त कैंसर का पता चला है। साथ ही इस अवधि के दौरान उसे कोविड संक्रमण भी हुआ। इन पहलुओं पर विचार किए बिना उसकी ACR घटा दी गई। महिला आपको बता दें कि निर्णय में महिलाओं के काम करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जस्टिस नागरत्ना द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया है कि यदि हम उनके लिए संवेदनशील कार्य वातावरण और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने में असमर्थ है, तो केवल महिला न्यायिक अधिकारियों की बढ़ती संख्या में आराम पाना पर्याप्त नहीं है। निर्णय में कहा गया है कि न्यायपालिका में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व न्याय के निर्णय लेने की समग्र गुणवत्ता और इन प्रभावों में आमतौर पर और विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामलों में बहुत सुधार करेगा। न्यायपालिका में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना जेंडर समानता को बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है। आदेश सुनाने के बाद जस्टिस नागरत्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। इस निर्णय में हमें ये कहने का अवसर दिया कि महिला न्यायिक अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। आपको महिला न्यायिक अधिकारियों से बात करनी चाहिए। वे सुबह से शाम तक बैठने में सक्षम होने के लिए महीने के कुछ दिनों में दर्द को कम करने के लिए गोलियां लेती है, इसीलिए इसे महसूस किया जाना चाहिए। कुछ संवेदनशीलता होनी चाहिए। वहीं सदगुरु जग्गी वासुदेव को राहत मिली है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत उन्हें मिली है और कोयम्बटूर में आश्रम के निर्माण में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सदगुरु वासुदेव जग्गी की तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बने ईशा फाउंडेशन के निर्माण में पर्यावरण की मंजूरी नहीं लेने के मामले में दाखिल तमिलनाडु याचिका पर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि योगा केंद्र के संबंध में 2006 से 2014 के बीच निर्माण के दौरान पर्यावरण विभाग से मंजूरी नहीं लिए जाने को लेकर जारी नोटिस को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने का आदेश सही है और योग एवं ध्यान केंद्र के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि भविष्य में केंद्र के विस्तार की जरूरत होती है तो उसके लिए ईशा फाउंडेशन संबंधित अथॉरिटी से इजाजत देगा। और वहीं ईशा फाउंडेशन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि केंद्र के सभी कानूनों का पालन किया जाएगा और अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें कोयम्बटूर में निर्माण को लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा संचालित ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाते हुए पूछा था कि इतने दिनों तक पर्यावरण मंजूरी न लिए जाने की बात उन्हें क्यों अब याद आई है। अब तो उस जगह पर योगा केंद्र भी बन गया है। जब वह बन रहा था तो क्या अधिकारी सो रहे थे? आपने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका 2 साल बाद क्यों दायर की? आपको समय पर सुप्रीम कोर्ट आने से किसने रोका था?
बता दें आपको कि कोर्ट राज्य सरकार से ये भी पूछा था कि आप कैसे कह सकते हैं कि योग केंद्र शैक्षणिक संस्थान नहीं है। अगर नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस आधार पर आपको उस निर्माण को ध्वस्त करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। जबकि ईशा फाउंडेशन का कहना था कि हमारे पास पर्यावरण की मंजूरी है और यहाँ केवल 20% निर्माण हुआ है, जबकि 80% ग्रीन एरिया है और ये भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से एक है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गुरमीत राम रहीम से जुड़ी हुई है। बता दें आपको कि गुरमीत राम रहीम को लेकर दायर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और ऐसे में जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए फरलो या पैरोल का मामला हम जनहित याचिका के जरिए नहीं सुन सकते हैं, ये कहा है। साथ ही कोर्ट ने SGPC के वकील से पूछा है कि इस मामले में जनहित याचिका कैसे बनती है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर फरलो या पैरोल देने में नियम का उल्लंघन हुआ है तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही बार फलो या पैरोल पर SGPC के वकील ने एतराज जताते हुए कहा है कि रेप के 2 मामले और मर्डर मामले में सजा हुई है। हाईकोर्ट से सजा जो है पूरी जो जमानत नहीं मिली, हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली और फिर भी लगातार फरलो पर पैरोल दी जा रही है। बता दें आपको कि वहीं राम रहीम के वकील ने कहा है कि फरलो या पैरोल जो है वो नियमों के मुताबिक ही दी गई है और इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने SGPC की अर्जी को कहते हुए खारिज कर दिया था कि हरियाणा सरकार नियमों के मुताबिक राम रहीम को रिहाई लेकर उसको लेकर फैसला ले सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं आमरण अनशन की। जी हाँ, हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पिछले 95 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गठित हाई पावर कमेटी के काम की सराहना की। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कमेटी और किसान नेताओं के बीच चल रही चर्चा और ऐसे में कोर्ट को ये भी बताया गया है कि 2 राज्य मंत्रियों ने चर्चा में हिस्सा लिया है। वहीं पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने बताया है कि 14 और 21 फरवरी को चर्चा भत्ता तय करते हुए आपको बता दें कि 14 और 21 फरवरी को चर्चा हुई थी और 19 मार्च को बैठक की अगली तारीख रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के सदस्यों के लिए भत्ता तय करते हुए अपने आदेश में कहा है कि अंतरिम उपाय के लिए इस रूप में सदस्य को प्रति मीटिंग के लिए 1 लाख रुपए का भुगतान किया जा सकता है। इसी तरह हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष को प्रति बैठक 2 लाख रुपए का भुगतान तय किया जा सकता है, जबकि जो अन्य सदस्य कोई पैसा नहीं ले रहे हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मानदेय दिया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने बैठक की स्टेटस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को साझा किए जाने का भी आदेश दिया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ ये दरअसल पूरा मामला है। बता दें आपको केंद्र और राज्य सरकार के बीच का पूरा विवाद है। दिल्ली में सरकार बदलते ही केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहा विवाद पर याचिका को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने की मंशा जताई है, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया है। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लागू करने के खिलाफ दिल्ली की पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका को वापस लिया है। कोर्ट को बताया गया है कि वर्तमान सरकार ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को दिल्ली में लागू करने जा रही हैं और ऐसे में इसीलिए इस याचिका का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। दरअसल पिछले
24 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ ही आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर हस्ताक्षर करने को कहा था। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ अपील दायर की गई थी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन केंद्र सरकार की योजना जिसका मकसद भविष्य की महामारी से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। और चलिए अब बात करते हैं नान घोटाले की। बता दें आपको कि नान घोटाले से जुड़ी हुई पूरी खबर है, क्योंकि नान घोटाले के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को नागरिक पूर्ति निगम या नान घोटाला मामले में अग्रिम जमानत दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 13 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। ये मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत आरोपों से जुड़ा हुआ है। राज्य का तर्क है कि आयकर विभाग ने पूर्व एडवोकेट जनरल और नागरिक पूर्ति निगम घोटाले के मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के बीच कुछ आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट बरामद की थी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय के साथ ही शेयर किया गया था। आरोपों के अनुसार वर्मा ने मुख्य आरोपियों को जमानत दिलाने में मदद की। पिछले साल नवंबर में सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जब उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि पिछले साल सरकार बदलने के कारण ही उन्हें परेशान किया जा रहा है। आगे बताया गया कि मुख्य आरोपी को 2019 में जमानत मिल गई थी और राज्य ने उक्त जमानत आदेशों को चुनौती नहीं दी थी। 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा याचिका पर नोटिस जारी किया और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बयान दर्ज किया कि अगली तारीख तक वर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। और चलिए अब वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि आपराधिक और सिविल अवमानना में क्या अंतर होता है। सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बीच क्या अंतर है? सेक्शन 2B ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कहता है कि सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है ये रेमेडियल होता है। इसका मकसद ओफेंडर को सजा देना नहीं, बल्कि उसे कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करने के लिए फोर्स करना होता है। जैसे डिवोर्स केस में अगर कोई आदमी एलिमनी देने से इनकार करे तो ये सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रामा नारंग वर्सेस रमेश नारंग 2006 के केस में ये कहा कि सिविल कंटेम्प्ट का पर्पस इन्फोर्समेंट है, ना कि बदला लेना। वहीं क्रिमिनल कंटेम्प्ट सेक्शन 2C के अंडर डिफाइंड है, जो ऐसे एक्शंस को इंक्लूड करता है जो कोर्ट की इज्जत को नुकसान पहुंचाए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को बायस्ड करे या जस्टिस को रोके। ये प्यूनिटिव होता है, जिसमें जुडिशियल डिग्निटी को मेंटेन करना जरूरी होता है, जैसे जजेस या कोर्ट्स के बारे में डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स देना या कोर्ट प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.